नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. टॉक टाईम या कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. टॉक टाईममध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे अफोर्डेबल हाऊसिंग, एक नवी व्याख्या, लब्धी गार्डन्स नेरळ. एक्झॅक्टली विषय काय आहे ते आपण समजून घेऊया, परंतु या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आत्ता स्टुडिओमध्ये आपल्यासोबत आहेत मिस्टर विकास जैन. ते स्वतः चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहेत आणि ते आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत. ते आज आपल्याला या संपूर्ण विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. सर, तुमच्या या कार्यक्रमामध्ये अगदी मनापासून स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तर सर, जसं आपण आज म्हणतोय की जो आपला विषय आहे संपूर्णपणे तो रिअल इस्टेटशी निगडीत असा विषय आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण सगळी चर्चा आज करणार आहोत. कारण घर घ्यायचं म्हटल्यानंतर अनेक लोकांचं स्वप्न असतं की स्वतःचं हक्काचं घर असलं पाहिजे आणि मला वाटतं बरेच जण त्याच दृष्टिकोनातनं नोकरी करत असतात, पैसे बाजूला गाठीशी जोडत असतात आणि मग त्यांना एक स्वतःचं आपल्या मर्जीचं आपल्याला हवं तसं एक घर हवं असतं आणि ते स्वप्न, त्या सगळ्या इच्छा ज्या आहेत त्या तुम्ही त्यांच्या पूर्ण करत असता. अनेक वर्षाचा तुमचाही अनुभव आहे या संपूर्ण क्षेत्रातला. म्हणूनच मला सगळ्यात प्रथम मग तुम्हाला हेच विचारायचं की आज आपण लब्धीबद्दल बोलतोय किंवा लब्धी लाईफस्टाईल लिमिटेड कंपनी ही तुमची स्वतःची कंपनी, तुम्ही स्वतः CEO आहात तिथे. तर काय सांगाल एकूण तुमच्याबद्दल आणि या तुमच्या कंपनीबद्दल? हा सगळा प्रवास कसा सुरू झाला, कशा प्रकारे होता, काय सांगाल सुरुवातीला? पहिल्यांदा नमस्कार. येस. मी विकास जैन, CEO ऑफ लब्धी लाइफस्टाइल लिमिटेड. लब्धी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है. हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम श्री महेंद्र जैन है. ओके. और कई सारे कंपनीज, कई सारे इंडस्ट्रीज में हमारा काम है. जैसे कि मैं आपको बताऊं तो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्ड ज्वेलरी, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ओके. और हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं. ओके. ये ब्रांड के अंदर हम घर बनाते हैं. Right. ये रियल एस्टेट, बॉम्बे फोकस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है. जिसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स है हमारे पास में. ओके. जसं तुम्ही उल्लेख केला की तसं आता तुम्ही अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करताय, परंतु आत्ता जे तुमचं स्वप्न आहे की आत्ता जे तुम्ही करताय ते घर बांधण्याची कामं करताय. तर त्या दृष्टिकोनात आता रिअल इस्टेटचा तुम्ही उल्लेख केलाय. तर काय एक्झॅक्टली रिअल इस्टेटमध्ये तुम्ही काय काम करताय, काय प्रोजेक्ट्स आहेत त्याविषयी काय? रियल एस्टेटमध्ये जसं मी सांगितलं तुम्हाला की बॉम्बे फोकस्ड कंपनी है हमारी. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पे हमारा फोकस है. ओके. हम 15 करोड़ से लेके 15 लाख तक के घर बनाते हैं. अच्छा. बट रियली स्पीकिंग हम एक अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस्ड कंपनी ज़्यादा है. अभी हाल ही में हमने एक टाउनशिप कंप्लीट की है लब्धी गार्डन्स नेरल के नाम से. जहाँ पे हमने 500 घर बनाए हैं. स्टार्ट टू फिनिश हमने 3.5 साल में प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके ओसी तक लेके आए हैं. अरे वाह. और लास्ट ईयर ही हमने 400 फ्लैट्स का इस पे पोजेशन भी कंप्लीट कर लिया है. ओके. नॉर्मली अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जब बात करते हैं तब लोगों को ये लगता है कि अफोर्डेबल पे ज़्यादा फोकस होता है. राइट. हाउसिंग पे फोकस थोड़ा कम हो जाता है. अफोर्डेबल म्हणजे स्वस्त घर, ऐसा मुझे बहुत बार सुनाई देता है. खरं. बट हमारा ऐसा मानना नहीं है. हमारा मानना हमेशा ऐसे रहा है कि अल्टीमेटली आप एक घर बना रहे हैं. बरोबर. और घर इम्पोर्टेंट है, योग्य दर पे घर है वो इम्पोर्टेंट है. बरोबर. बट घर को भूल के अफोर्डेबिलिटी ये हमको समझ में नहीं आता. हमारी कंपनी की, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की यही हमको डायरेक्शन है, यही हमको गाइडेंस है कि घर आप इस तरीके से बनाइए कि जो भी वहां पे रहे या जो भी वहां पे आपके साथ में जुड़े उनके स्वप्न पूरे होने चाहिए. इस तरीके से हमारी सोच है. नक्कीच. आणि तुमचं जसं आत्ता आपण टॅगलाईन जशी घेतली आहे की एक अफोर्डेबल हाऊसिंगची एक नवी व्याख्या या सगळ्यामधनं आपण आणतोय. जसं तुम्ही म्हणताय तसं की फक्त किमतीकडे लक्ष न देता आपल्याला एक स्वतःचं घर बनवायचं आहे. आणि मला वाटतं एकदा माणसांनी घर बनवलं की ते ऑलमोस्ट लाईफ लॉंगसाठी ते घर ते वापरत असतात किंवा एक त्यांची एक मोठी इन्व्हेस्टमेंट असते. तर त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टींना महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे हे पण महत्त्वाचं आहे. त्या अनुषंगाने आपण चर्चा करूया. परंतु मी आता लब्धी गार्डनचा जो उल्लेख केला, जे प्रोजेक्ट नेरळमध्ये आहे, तर मग नेरळमध्ये का, नेरळचं काय वैशिष्ट्य की तुम्ही नेरळमध्ये हे प्रोजेक्ट करावंसं का वाटलं? नेरळ एक नवीन अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से लास्ट 4-5 सालों में ऊपर आया है. ओके. एक अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आप ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले कनेक्टिविटी होनी चाहिए. जॉब सेंटर्स जिसको बोलते हैं, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन रीजन में अगर आप ध्यान में रखेंगे, सेंट्रल लाइन में जैसे थाने है, दादर है, CST तो है ही, तो वो जोन में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. तो नेरल 88 ट्रेन या रफली 80 या 90 ट्रेन से डेली जुड़ा हुआ है थाने और CST एरिया से. ओके. नंबर 1. नंबर 2, हाउसिंग है तो लाइक एक क्लीन एनवायरनमेंट होना जरूरी है. नेरल माथेरान के इको सेंसिटिव जोन का एक पार्ट है जहाँ पे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज परमिटेड नहीं है. राइट. उसके कारण वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी पॉजिटिव है, काफी सपोर्टिव है एक अच्छे हाउसिंग डेस्टिनेशन के लिए. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट्स, ये सब अवेलेबल होने चाहिए. अदरवाइज
आप घर बना लेंगे, 4 दीवारी तो खड़ी हो जाएगी, बट अल्टीमेटली वहाँ पे लोगों को रहना है। एब्सोल्युटली। तो नेरल, अगर आप नेरल की हिस्ट्री देखेंगे तो नेरल में बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल्स पहले से अवेलेबल है। ओह राइट। और माथेरान होने के कारण मार्केट्स पहले से डेवलप्ड है, बिकॉज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से जो मार्केट का एक्टिविटी होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। तो राइट फ्रॉम आपके अगर बच्चों को इंजीनियर बनाना है, या आपके बच्चे को एमबीए की कॉलेज की पढ़ाई करानी है, या फिर अच्छी स्कूलिंग भी हो, या अच्छी स्कूलिंग हो, या फिर आपके बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालना है, तो ये सारी कॉलेजेस नेरल में अवेलेबल है आज की तारीख में। नेरल और नेरल के आसपास के एरिया में अवेलेबल है। एंड स्कूल्स के बारे में अगर आपको बताओ तो एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई एंड इंटरनेशनल बोर्ड की स्कूल्स भी अवेलेबल है नेरल में ऑलरेडी। और ये आज से नहीं, ये काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशंस है वहाँ के लिए, विच इज वाई नेरल एक स्ट्रॉन्ग अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशन है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन का। नक्कीच, म्हणजे नेरळ का हे आपण स्पष्ट केलेलं आहे, पण जसं आपण मगासपासून म्हणतोय की एक अफोर्डेबल प्राइसिंग किंवा एक अफोर्डेबल हाऊसिंग आपल्याला करायचं आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून जसं तुम्ही म्हणताय एक तुमची एक नवीन व्याख्या आहे, तुमची एक वेगळी, जसं म्हणताय की एक अलग सोच आहे आपकी, तर मग काय म्हणजे त्याच्या मागे तुम्ही काय विचार केला होता की आपल्याला अफोर्डेबल पण द्यायचं आहे, पण एक हाऊसिंग किंवा एक छान घर असल्याचं फिलिंग सुद्धा त्या कंझ्युमर, त्या कस्टमरकडे आलं पाहिजे? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हमारी कंपनी 15 करोड़ से लेके 15 लाख के घर बनाती है। अब बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस भी हुए हैं, और हमारी कंपनी का कलेक्टिव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के साथ में हम बात कर चुके हैं। अब हमें नहीं लगता कि एक आदमी, एक व्यक्ति जो एक 15 करोड़ का घर लेने निकला है और एक 15 लाख रुपए का घर लेने निकला है, वो एग्जैक्ट सेम भावनाओं से गुजरता है। ओके। उसके दिमाग में भी वही सारे सवाल आते हैं जो एक 15 लाख रुपए का घर, एक अफोर्डेबल हाउस जिसको हम नॉर्मली मार्केट बताती है, वैसा घर लेने निकले व्यक्ति का और एक 15 करोड़ का घर लेने वाला व्यक्ति, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। फोकस भी वही चीजों पे रहता है, मतलब कि ये घर मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, ये घर पे मेरी लाइफस्टाइल पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये घर मेरे लिए सही है कि नहीं है, बिल्डर सही, सारे सवाल वो के वही रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अफोर्डेबल पे न फोकस करते हुए हाउसिंग पे फोकस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हाउसिंग हमारा, द वैल्यू दैट वी क्रिएट, जिस तरीके से हम हमारे डेफिनेशन को बताते हैं, हम 2 तरीके से वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। एक वैल्यू बाय डिजाइन, सेकंड वैल्यू बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? वैल्यू बाय डिजाइन का मतलब सिंपल है कि जस्ट बिकॉज एक अफोर्डेबल घर है, इसका ये, जैसे मैंने बताया, रिक्वायरमेंट सेम टू सेम है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो हमने एक 1 BHK में भी हमने एक वेंटिलेटेड ड्राई स्पेस दिया है। अब 20 लाख रुपए में घर, 20 लाख रुपए के घर में एक वेंटिलेटेड ड्राई स्पेस बॉम्बे के सारे घरों में अवेलेबल है, पर वहां के घरों में अवेलेबल है क्या? नहीं। और वहां के घरों में भी क्या रिक्वायरमेंट नहीं है वॉशिंग मशीन की? ऐसा तो नहीं है। रिक्वायरमेंट तो सबकी वो की वही है। तो दिस इज वैल्यू बाय डिजाइन, जो माइनर चीज करके जिसको हम एकदम अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से बनाए और उस तरीके से डिजाइन बनाए जो यूटिलिटी स्पेसिफिक हो, जिसकी यूटिलाइजेशन काफी हाई हो, उस तरीके से डिजाइन किया है। सेकंड इज वैल्यू बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, जो साधारण लैंग्वेज में बोल रहा है तो अमेनिटीज आप क्या दे रहे हैं, मतलब वो एक मार्केटिंग की भाषा में बताए तो, बट अमेनिटीज, सिर्फ अमेनिटीज बनाने के लिए अमेनिटीज बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उस पर भी पूरा ध्यान रखा है हमने। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमको याद आता है, हमने जब पहला लवदी गार्डन्स के पहले फेजेस लॉन्च किए थे आज से 3-3.5 साल पहले, तो हम हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को बताते थे कि यहाँ पे एक लॉन टेनिस का कोर्ट बनेगा। तो 90% कस्टमर्स हमको यही बोलते थे, यार हमारे बच्चे कहाँ लॉन टेनिस खेलते हैं, तो ये कोर्ट का फायदा क्या है? मतलब आप ये सिर्फ एक सेल्स के माध्यम से आप शायद ये अमेनिटी बनाते हैं। बरोबर। आज जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आज जब वहां पे 100 फैमिलीज रहने आ चुकी है, और जब हम देखते हैं कि शाम को हर तरीके के, हर एज के बच्चे वहां पे भीड़ लगी रहती है टेनिस खेलने के लिए। तो इससे ये जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट का, इसका इम्पैक्ट कहां तक जाएगा ये हमको भी आइडिया नहीं है। बट नाउ वही कस्टमर हमको बोलते हैं कि आपने जो बनाया है ये शायद हमारी सोच से भी थोड़ा आगे था। उससे फर्क आता है। एंड हमारे डायरेक्टर हमेशा हमको बोलते हैं, महेंद्र जी हमेशा हमको ये समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं है इसलिए लॉन टेनिस नहीं खेलते हैं। लॉन टेनिस का कोर्ट आप देंगे तो लोग डेफिनेटली खेलेंगे। और क्या पता नेक्स्ट ईयर पे शायद लवदी गार्डन से आ जाए।
ॲब्सोल्युटली. तो आप जैसे बोल रहे हैं की एक ॲम्युनिटीज जे आहे, आता तो शब्द जो अगदी परवलीचा शब्द झालेला आहे. कुठल्याही मला वाटतं बिल्डरकडे गेल्यानंतर लोक पहिल्यांदा हा विचार करतात, बाकी सगळ्या गोष्टी आहेतच, पण आपल्याला ॲम्युनिटीज काय Amenities काय देतात. हवं, तर त्या दृष्टिकोनातनं आपण बऱ्याचशा गोष्टी त्यांना देतोय. आणि एकूणच आता हाऊसिंगची व्याख्या कशा प्रकारे बदलते या संदर्भात आपण चर्चा केली. पण आता अनेक कस्टमर्स तुमच्याकडे येतात, तुमचं रोजचं त्यांच्याशी बोलणं असतं, सगळ्या गोष्टी असतात. तर मग काय वाटतं तुम्हाला, आता ही जेव्हा लोक घर घेतात, जसं मी मगाशी म्हणालो की मला वाटतं बरेच वर्ष पैसे साठवून त्यांच्या स्वप्नातलं घर जेव्हा त्यांना घ्यायचं आहे तेव्हा अनेक गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे, त्याची काळजी घ्यायला पाहिजे. तर त्या नेमक्या कुठल्या गोष्टी असतात ज्याची दक्षता घ्यायला पाहिजे, तुमच्याकडनं तुम्ही काय सांगता? कोई भी घर खरीदने के पहले हमारी धारणा है कि 3 या 4 बातें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Absolutely. जो नहीं हो तो वो घर नहीं लेना चाहिए. ओके. सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप किसके यहाँ घर लेने जा रहे हैं. Okay. जो बिल्डर है आपका उसकी रेपुटेशन क्या है. राइट. अब महारेरा आने के बाद ये जानना बहुत इजी हो गया है कि उन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स किस तरीके से किए हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है. ये तो एक गवर्नमेंट सोर्स है जिस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. प्राइवेट सोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल है. जैसे आप गूगल पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड्स भी है जहाँ पे कस्टमर्स एक दूसरे से बात करते हैं. वो फेसबुक है जहाँ पे एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सोशल चैटिंग करते हैं. घर खरीदने का डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो कोई किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है. तो थोड़ा समय देना चाहिए ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए कि रेपुटेशन, पास्ट परफॉर्मेंस से ही रेपुटेशन बनता है और पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देखना बहुत क्रिटिकल है. ओके. सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात रियल एस्टेट में बोले तो लोकेशन होता है. लोकेशन. हम हमारे नज़रिए से बात करेंगे कि हम एक नए उभरते जगह पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग जो अफोर्डेबल हो उस तरीके के घर बना रहे हैं. तो वो एक ग्रीन फील्ड एरिया जहाँ पे नया डेवलप हो रहा है उस तरीके का एरिया होता है. तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग लोकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार स्टेशन से नजदीक होना चाहिए. जहाँ से स्टेशन से अगर आपको आवाज लाए तो वहां से सुनाई देना चाहिए. हमारी वाकया थोड़ी अलग है इस चीज़ में कि अगर स्टेशन के पास में रहेंगे तो शायद स्टेशन की आवाज़ ही आपके घर पे सुनाई देगी. एब्सोल्युटली. हम लोग नॉर्मली 10 मिनट रूल बताते हैं रियल एस्टेट में. काफी फेमस है ये कॉन्सेप्ट. 10 मिनट रूल का मतलब ये होता है कि आप जहां पे भी रह रहे हो वहां से 10 मिनट के अंतर पे आपका स्टेशन हो जहां से आपको रोज आना जाना है. राइट. 10 मिनट के अंतर पे मार्केट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब अवेलेबल हो, नेसेसरी चीजें अवेलेबल हो. और 10 मिनट के अंतर पे आपको जो भी आपकी लाइफस्टाइल के लिए एंटरटेनमेंट ऑप्शंस वगैरह जो चाहिए वो 10 मिनट के अंतर पे हो. जैसे मॉल्स वगैरह जो भी है वो ये ध्यान में रख के लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब मैं 2 मिनट स्टेशन से नजदीक पहुंच जाऊंगा या दूर रह जाऊंगा. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक घर का जो इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफस्टाइल पे, जो उसका इम्पैक्ट है आपकी लाइफस्टाइल पे, उससे बड़ा इम्पैक्ट कोई भी चीज से नहीं हो सकता है. तो हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ. सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली पूरी कि किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. अब खेलने के लिए जगह हो, मतलब घूमने के लिए जगह हो, जिन लोगों के साथ में आप अपना टाउनशिप शेयर करें, जिन लोगों जो नेबर्स है आपके वो कैसे हो, उनके साथ में आपकी विचारधारा मिले ना मिले, ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसी से लग्जरी है. सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लग्जरी कुछ चीज देना वो मतलब नहीं है. उसका यूटिलाइजेशन इज योर लग्जरी इन लाइफ. उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं एक घर के डिसीजन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बजट. बजट के बारे में बताओ तो ये समझना चाहिए कि हर एक आपकी जो एनुअल इनकम है, रफली काफी विशेषज्ञों का ये मानना है कि 4 to 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आप अपने घर की वैल्यू तय कर सकते हैं. तो साधारण एक 25 से 30 हजार रुपए कमाने वाले बंदे की अगर बात करें तो 15 से 20 लाख रुपए तक का घर वो खरीद सकता है. उसी के हिसाब से बैंक्स भी देखती है, लोन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से हो जाता है. ईएमआई के हिसाब से अगर बात करें तो अपने अगर आपकी इनकम 25,000 रुपीज के नीचे है तो आपको ये सोचना चाहिए कि 50% आपकी इनकम का जो आपके इन हैंड इनकम है वो ईएमआई में जाए, उतना ही लोन लीजिए. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लॉन्ग रन में उसको संभालना. और 25,000 रुपीज के अगर ऊपर हो तो रफली अबाउट 60% तक आप कंसिडर कर सकते हैं जो बजट के हिसाब से देखें तो. ये चारों चीज होनी बहुत जरूरी है. इसमें से कोई भी एक चीज भी अगर मिसिंग है तो शायद आप अपने सपनों का घर नहीं ले पाएंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. ईच वन ऑफ देम, हर चीज का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे बहुत है. और उसका महत्व हर एक पर्सन के लिए शायद थोड़ा अलग हो, बट महत्व हर चीज का है. तो ये चारों चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा.
नक्कीच. मला वाटतं म्हणजे एक बिल्डर असून सुद्धा तुम्ही एक आता एवढ्या लोकांशी बोलल्यामुळे किंवा कस्टमरचं आताचं किंवा कन्झ्युमरचं आताचं काय सगळ्या गोष्टींची गरज आहे या दृष्टिकोनातून या गोष्टी आपण तुम्ही सांगितल्या. 4 अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या ज्या आता सगळे बघणारे जे प्रेक्षक आहेत जे आणि कन्झ्युमर्स आहेत आपले कस्टमर्स आहेत त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे. परंतु पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता सगळ्यांना माहितीच आहे की प्रधानमंत्री आवास योजना जी आपण लॉन्च केलेली आहे सरकारने, तर त्या दृष्टिकोनातून काय सांगाल? म्हणजे ती एक्झॅक्टली योजना आणि मग आपलं लब्धी गार्डन्सचं जे प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये काय कोरिलेशन आहे, त्याचा फायदा आज कस्टमर्सला कशा प्रकारे होते त्याविषयी थोडंसं. प्रधानमंत्री आवास योजना तो एक फर्स्ट होम बायर्स के लिए एक वरदान ही है, आप ये समझ लीजिए. हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये बेनिफिट, ये स्कीम ऑलरेडी मिल चुकी है. ओके. बेसिकली इस स्कीम के बारे में बात करूं तो रफली 2.7 लाख रुपीस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक क्रेडिट सब्सिडी है जो डायरेक्ट अगर आप होम लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए तो डायरेक्ट आपके होम लोन के अकाउंट में जमा होती है. मैंने फर्स्ट हैंड बहुत सारे कस्टमर्स देखे हैं हमारे प्रोजेक्ट में जिनको ये सुविधा उपलब्ध हुई है, जिनको ये स्कीम का फायदा हुआ है, और फर्स्ट हैंड देखा है मैंने कि इस स्कीम से जो उनकी फाइनेंसेस पे जो इम्पैक्ट आया है उसका बयान करना इम्पॉसिबल है. एक आप समझिए एक 20 लाख रुपए के घर के ऊपर 3 लाख रुपए की अप टू 3 लाख रुपीस तक की सब्सिडी मिल जाती है. दैट इज 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. इट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. उसको मैं कितना भी बोलूंगा तो मेरे कस्टमर्स को इसका क्या फायदा हो रहा है इसका मैं बयान ही नहीं कर सकता. एंड इसी के लिए इसी को जुड़ते हुए हम वी हैव लॉन्च्ड 6 more phases now of Labdhi Gardens. Okay. And all our projects are falling under प्रधानमंत्री आवास योजना. हर एक मेरे जो भी सारे फेजेस है, जितने भी घर के डिजाइन है, वो सब प्रधानमंत्री आवास योजना में एप्लीकेबल होगी. इस तरीके के हमने डिजाइन किया है. अब हम 500 न्यू फ्लैट्स लॉन्च कर रहे हैं नेरल में. अगेन जो कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं उसी तरीके से है. हम 3-3.5 साल 4 साल में ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके इनको पूरी तरह से कंप्लीट करके हैंडओवर करना चाहते हैं. अमेनिटीज के नाम से बताओ तो अगेन जितनी सारी अमेनिटीज हम बनाएंगे, राइट फ्रॉम स्विमिंग पूल से लेके एक क्रिकेट टफ पिच से लेके आपको स्केटिंग रिंग से लेके एम्पी थिएटर से लेके वी आर मेकिंग अ मूवी थिएटर, वी आर मेकिंग अ मल्टीपर्पज हॉल. बट ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज भी अब ऑलरेडी यूज में आ चुकी है. और न्यू फेजेस में हम और न्यू लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें लॉन्च कर रहे हैं. एंड ये सब होने के बावजूद भी वी आर स्टिल मेंटेनिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हाउसेस. हमारे घर आज भी 17.25 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव से अवेलेबल है. एंड गुड़ी पाड़वा अब आने वाला है. गुड़ी पाड़वा को लेके बहुत सारे लोग स्कीम दे रहे हैं. वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स अवेलेबल राइट नाउ. अ लॉट ऑफ पेमेंट प्लान्स अवेलेबल जिससे पहला घर खरीदना और आसान हो जाए. वी आर ऑल्सो डूइंग दैट एंड वी होप वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट द राइट attention of Mumbaikars, and we hope to serve them with all our डिग्निटी अँड प्राईड. नक्कीच. आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की गुढीपाडवा खरंच आता योग घातलेला आहे आणि बऱ्याच लोकांचं स्वप्न असतं की गुढीपाडवा नवीन वर्षाची सुरुवात आहे, तर तेव्हा आपलं एक नवीन स्वप्नातलं घर आपल्या हातात असावं. तर त्या दृष्टिकोनातनं मला वाटतं तुम्ही पोझिशन्सही देताय गुढीपाडव्याला, तर ते एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. जाता आता अगदी थोडक्यात मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता जे पोटेन्शियल कस्टमर्स आहेत, कन्झ्युमर्स आहेत, जे आपला आत्ता कार्यक्रम बघतायत किंवा ज्यांना खरंच घर घ्यायचं आहे आणि बजेटमध्येही घ्यायचं आहे पण एक चांगलं घर चांगल्या टाउनशिपमध्ये, कारण आजच्या जनरेशनची मला वाटतं ही डिमांड आहे की त्यांना टाउनशिप सारखं हे हवं असतं, म्हणजे त्या लोकॅलिटी किंवा त्या दृष्टिकोनातनं ते विचार करतात. तर त्यांना तुम्ही जाता तर काय सांगाल, नेमका काय मेसेज द्याल की त्यांनी काय करायला पाहिजे आणि जेणेकरून ते तुमच्याकडे सुद्धा अप्रोच करतील किंवा एक त्यांच्या स्वप्नातलं योग्य घर घेऊ शकतील? पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी मुंबईकर अब गुड़ी पड़वा के एक पावन पर्व पे घर लेने की अपनी शुरुआत कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैंने ये प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुछ एजुकेशन टिप्स देने की कोशिश की है. मैं मेरा सोच ये है कि अगर आप ये टिप्स अगर ध्यान में रखें और इस तरीके से जो भी आप जहां पे भी आप घर खरीदने वाले हो उसका जो भी आप मूल्यांकन करेंगे इस दृष्टिकोण से करें कि इस तरीके से समझ के कीजिए कि ये जो चारों चीज जो मैंने बताई है आपको और बाकी भी चीजों के बारे में जो से समझाया है इसको ध्यान में रखिए. बाकी पूरे हर्ष और उल्लास से अपना घर लेने जाइए. ये आपके लिए एक जीवन चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग इवेंट है. तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में. मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सेवा के हम अनुयोग्य हो सके एंड वी वेट टू वेलकम यू ऑन साइट. नक्कीच. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात तसं की या सगळ्या गोष्टी आपण ज्या डिस्कस केल्यात त्या ॲब्सोल्युटली लब्धी गार्डन्समध्ये तर उपलब्ध आहेतच आणि त्याच्या अनेक फेजेसही येत आहेत. तर त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा या प्रेक्षकांनी नक्की विचार करावा आणि तुमच्या पुढच्या सगळ्या प्रोजेक्टसाठी आणि या एकूणच सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि आज तुम्ही इथे एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.
या विषयासह टॉक टाइममध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत.